हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम देख चुके हैं जॉन स्टुअर्ट मिल या जे.एस. मिल के उपयोगितावादी संबंधी विचार, जो विशेष रूप से बेंथम के उपयोगितावाद में उनके संशोधन थे। मिल को स्वतंत्रता का पुजारी या स्वतंत्रता का प्रखर प्रवक्ता कहा जाता है और इसके लिए मिल को काफ़ी जाना जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है इसके लिए, स्वतंत्रता संबंधी विचारों के लिए। तो आज हम देखने जा रहे हैं मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। मिल की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन लिबर्टी 1859 में उन्होंने लिखी थी, उसमें उनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विस्तृत विवरण है। ये ग्रंथ उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ को स्वतंत्रता पर लिखा सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य माना जाता है। इन विचारों के बाद से मिल मिल्टन, स्पिनोजा, वोल्टेयर, रूसो, जेफरसन की श्रेणी में आ जाते हैं। मिल के समय ये जो हम बात करते हैं मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार हम देख रहे हैं, तो पहली बात उसके विचारों में कि स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, ये मिल क्यों इसको आवश्यक समझते हैं, उनके विचार जान लेते हैं। तो मिल के टाइम राज्य का कार्यक्षेत्र काफ़ी बढ़ रहा था। राज्य बहुत सारी विधियों का, कानूनों का निर्माण कर रहा था। सार्वजनिक ये जो उपयोगितावाद चल रहा था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के नाम पर बहुत सारे कानून बन रहे थे। जनहित के नाम पर बहुत सी विधियां बनी और व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं पर कई प्रतिबंध लगने लगे। बहुमत की जो प्रतिनिधि संसद थी वो अब हर फील्ड में हस्तक्षेप कर सकती थी। मिल कहते हैं कि मानव स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, वो बताते हैं। मिल कहते हैं कि मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है। व्यक्ति ही समस्त उदात्त और विवेकपूर्ण तत्वों का स्रोत है। वो व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देते थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को इम्पोर्टेंस देते थे और कहते थे क्यों जरूरी है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की सुख समृद्धि के लिए आवश्यक है। और वो मानते थे कि जिस समाज में, उनका स्टेटमेंट है कि जिस समाज में कुल मिलाकर इन स्वतंत्रताओं का सम्मान नहीं होता, वह समाज स्वतंत्र नहीं, चाहे उसकी शासन प्रणाली कोई भी हो। और वो कहते थे, जो पुराने थे बेंथम वगैरह जो उपयोगितावादी थे, वो स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण तो मानते थे पर उसे उपयोगितावाद का सार तत्व नहीं मानते थे। मिल ने चेंजेस किए, मिल ने स्वतंत्रता को उपयोगितावाद का सार तत्व बना दिया। उसने तर्क दिया कि सच्चा सुख केवल भौतिक संतुष्टि में नहीं है, वो चरित्र के विकास से प्राप्त होता है। ये हम देख चुके हैं मिल का दर्शन पिछले वीडियो में। और उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए चरित्र के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है। निश्चित रूप से जब आप बहुत साहित्य का अध्ययन करते हो, तरह तरह की वैरायटी की चीज़ें जानते हो, अनुभव करते हो, पढ़ते हो, तो आपको विकास के कई रास्ते खुलते हैं, आपके पास चॉइसेस होती हैं अपनाने के लिए। तो चहुमुखी विकास होता है व्यक्तित्व का, चरित्र का। तो इसीलिए मिल कहते थे कि चरित्र के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता नए नए सुखों के अनुभव के मार्ग खोल देती है। तो वो कहते हैं इसलिए स्वतंत्रता तो जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि मिल के विचारों में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के साथ उसकी जो स्वतंत्रता है वो निभाना मुश्किल होता है, निभ नहीं सकती। जब सबके लिए स्वतंत्रता छोड़ दी जाएगी तो फिर उपयोगितावाद टिक नहीं सकता, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नहीं टिक सकता अगर सबके लिए स्वतंत्रता उस लेवल तक की दे दी जाए जैसा मिल चाहते हैं। बट कुल मिलाकर के वो कहते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के चारित्रिक विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, अब हम यहाँ सेकंड पॉइंट पे विचार, पहला हम देख चुके हैं कि स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, उस पर मिल के क्यों विचार थे, मिल क्यों चाहते थे कि स्वतंत्रता हो। ये स्वतंत्रता के आधार भी इसी से जुड़ी हुई बात है। वो दो आधारों पर, विचारधारागत दृष्टि से देखें, दार्शनिक दृष्टि से, दो आधारों पर वो स्वतंत्रता को आवश्यक बताते हैं। और वो कहते हैं
की स्वतंत्रता दो दार्शनिक आधारों पर जरूरी है, व्यक्ति की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से। स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जरूरी है। व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है और यह स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में ही हो सकता है। समाज का विकास भी मिल का मानना है कि कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है जो कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में नवाचार लाना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, पर रूढ़िवादी उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं और समाज की सहज उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए स्वतंत्रता दोनों के लिए जरूरी है, व्यक्ति के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए भी, क्योंकि यदि स्वतंत्रता नहीं होगी तो समाज नई युक्तियों से, नवाचार से समृद्ध नहीं हो पाएगा और उसमें सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ पाएंगे। कला, विज्ञान और साहित्य की उन्नति नहीं हो पाएगी क्योंकि रूढ़िवादी ऐसा होने नहीं देंगे। तो जब स्वतंत्रता होगी तभी समाज भी विकास कर पाएगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो वो खुद चाहता है और समाज के विकास के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, ऐसा मिल कहते हैं। मिल स्वतंत्रता के बड़े पैरोकार थे। उन्होंने बहुत कम प्रतिबंधों के साथ में पूरी स्वतंत्रता की बात की और वो स्वतंत्रता के प्रकार बताते हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए और विशेष रूप से दो प्रकार की स्वतंत्रताओं पर उन्होंने जोर दिया, बताए स्वतंत्रता के दो प्रकार। पहला हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ भी विचार करने की, थॉट की और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। तो मिल कहते थे कि मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि बौद्धिक और वैचारिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए हितकर है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपभोग करता है। तो समाज और राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। मिल कहते हैं कि यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो और यदि एक व्यक्ति अकेला भी दूसरी ओर हो तो भी उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। मिल कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसे यदि उस एक व्यक्ति के पास शक्ति हो तो उसे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं है। एक्चुअली मिल बहुमत के अत्याचार को बंद कराना चाहते थे और अल्पमत को भी उतनी ही तवज्जो देना चाहते थे। तो उनकी नज़र में एक एक व्यक्ति की स्वतंत्रता मायने रखती थी। हम आगे भी मिल के विचार देखेंगे। तो वो बहुमत के अत्याचार से दुखी थे और चाहते थे कि हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस है और उसकी इम्पोर्टेंस हो, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा जाए, उसकी स्वतंत्रता, उसके विचारों का, उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए। मिल कुछ तर्क देते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति से समाज ग्रो करता है, व्यक्ति ग्रो करता है और समाज ग्रो करता है। तो वो कहते हैं कि विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना है और सत्य पर प्रतिबंध का मतलब समाज की उपयोगिता का दमन करना है। और उनका मानना था कि प्रत्येक विचार या मत में सत्य का अंश विद्यमान रहता है, इसलिए किसी भी विचार को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी विचार में, हर एक विचार में कुछ ना कुछ सच्चाई का अंश होता है, तो किसी को भी नहीं रोका जा सकता। और वो कहते हैं कि इसलिए भी नहीं रोका जा सकता कि सत्य के पूर्ण रूप को जानने के लिए, क्योंकि सत्य के बहुत सारे पहलू होते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक व्यक्ति कह रहा है वही पूर्ण सत्य बोल रहा है, उसके बहुत पहलू होते हैं और उसके पूर्ण और वास्तविक रूप को जानने के लिए, सत्य के पूर्ण रूप को जानने के लिए उसके विविध दृष्टिकोणों को जानना आवश्यक है। इसलिए हर व्यक्ति को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। इससे समाज को भी फायदा होगा, सच्चाई पूरी तरह से सामने आएगी। तीसरा तर्क वो देते हैं कि वाद विवाद और विचार विमर्श के द्वारा ही सत्य की खोज की जा सकती है, क्योंकि इससे विचार स्पष्ट होते हैं, विश्वास सुदृढ़ होता है, सत्य को ढूंढा जाता है और बुद्धि का विकास होता है। तो वाद विवाद और विचार विमर्श की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और वो तर्क देते हैं
कि समाज के उत्थान के लिए ऐसा सब करना जरूरी है कि जब समाज परंपरावादी और रूढ़िवाद होता है, वो भी सामान्यतः होता ही है, तो वो नए विचार सुनना पसंद नहीं करता, जबकि उसमें चेंज लाने के लिए पूरी प्रचलित जो रूढ़िवादी विचार होते हैं और रीति रिवाज होते हैं, उन परंपराएं होती हैं, उनको बदल देना कंपलसरी हो जाता है। और ये तभी हो पाता है जब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए। तो ये कुछ तर्कों के द्वारा, और वो कुछ उदाहरण भी देते हैं इतिहास में से कि ऐसा पहले भी हो चुका है। ये वो उनका स्टेटमेंट है कि ऐसा मानव जाति को बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि यूनान में सुकरात हुआ करते थे, जिनके विचार समाज में अधिकांश व्यक्तियों के विचारों से भिन्न थे, और समाज के ठेकेदारों ने उनके भिन्न विचारों के कारण उन्हें विषपान का दंड दिया था, जबकि सच्चाई ये थी कि विचार सुकरात के सही थे और बाकी व्यक्तियों के गलत थे। ईसा मसीह का भी वो उदाहरण देते हैं कि समाज ने जीसस क्राइस्ट को भी सूली पर चढ़ा दिया था, क्योंकि वो समाज के द्वारा मान्य विचारों के विरुद्ध विचार व्यक्त करते थे, जबकि जीसस के विचार सूली पर चढ़ाने वाले लोगों के विचारों से बेटर थे। तो मिल इन तर्कों को देकर के और इन उदाहरणों को देकर के ये बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के विचार महत्वपूर्ण होते हैं, हर एक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये ना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जरूरी है, बल्कि ये समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से व्यक्तियों को प्रदान की जानी चाहिए। और कहते थे वो कि विचारों को खिलने दो, उन्हें अभिव्यक्त होने दो, उन्हें जंजीरों में मत बांधो। विचार मानव समाज के विकास और उत्थान के आवश्यक प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो ये विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता की हम उनके विचार देख चुके हैं। कार्य करने की स्वतंत्रता भी वो देना चाहते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वतंत्रता, दो तरह की स्वतंत्रताओं की विशेष रूप से जिक्र उन्होंने किया। और कार्य करने की स्वतंत्रता में भी वो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो मनुष्य दो तरह के कार्य करता है, स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्य व्यक्ति के वो कार्य होते हैं जिससे जो बहुत पर्सनल होते हैं, जिससे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते, जैसे कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या कपड़े पहनता है, शराब पीता है या जुआ भी खेलता है तो खेलता है, मतलब बिल्कुल ही पर्सनल वाली बातें जो एकदम उसके निजी कार्य, नितांत निजी कार्य होते हैं। किस तरह से वो चलता है, किस तरह से वो रहता है, किस तरह से सोता है, कितना सोता है, इस पे एकदम उनके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं। तो इसके लिए मिल कहता है कि इन स्व संबंधी कार्यों पर राज्य को जरा भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, जरा भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो उसके जो बिल्कुल नितांत निजी कार्य हैं उसको इच्छानुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जानी चाहिए। उसका कहना है कि व्यक्ति जब कोई ऐसा कार्य करता है जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है, तो उसमें राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे प्रकार के कार्य होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस या पर संबंधी कार्य। तो मिल कहते हैं कि ये वो कार्य हैं जिनसे समाज और अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, और ऐसे कार्यों में मिल कहते हैं कि राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए शांति भंग करना या चोरी करना या सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना, ये वो कार्य हैं जिनका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है, या कोई भी दूसरे अन्य कार्य जिससे कहीं ना कहीं कोई दूसरा इफेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ मिल कहते हैं कि इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। निश्चय ही व्यक्ति को वैसे तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पर दूसरों की स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं दी जा सकती। तो वो यहाँ अंतर करते दिखाई देते हैं कि एकदम निजी कार्यों में तो पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, पर संबंधी कार्यों में, अदर रिगार्डिंग कार्यों में उस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि दूसरों की स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पर ये स्वतंत्रता के दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की विशेष रूप से मिल वकालत करता है, पैरोकारी करता है कि एक तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और एक कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। एकदम निजी कार्यों पर बिल्कुल प्रतिबंध नहीं, पर जब कोई दूसरा उससे नुकसान पहुंच रहा हो, हानि पहुंच रही हो, तो उसके अदर रिगार्डिंग एक्शंस पर राज्य
प्रतिबंध लगा सकता है, पर बात वो फिर भी कार्य की स्वतंत्रता की ही कर रहा है। स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, वो तब भी रोकी जा सकती है जब वो दूसरों को परेशानी पैदा कर रही हो। मिल के विचारों में मिल फिर भी कुछ स्वतंत्रताओं की पर सीमाओं की बात करता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता को फेवर करता है, पर समाज के हित में कुछ सीमाओं की भी बात करता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता में, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम पुजारी था, पर फिर भी कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और वो उन परिस्थितियों का जिक्र करता है कि कब लगाए जा सकते हैं। तो वो कहता है कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की संभावना हो तो फिर उस पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे उसने उदाहरण दिया, मतलब अपनी स्वतंत्रता को यूज करते समय यदि दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है तो फिर उस पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे उदाहरण दिया मिल ने कि गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, जैसे कि यदि एक अनाड़ी व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चलाता है तो इससे दूसरे व्यक्ति अगर उसके एक्सीडेंट से मृत हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है या उसके शिकार हो जाते हैं, तो इस तरह की गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता फिर उस व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। चोर डकैतों को भी स्वतंत्रता से वंचित करना चाहिए, क्योंकि मिल के अकॉर्डिंग उनके कार्य भी दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधक होते हैं। और वो कहता है, दूसरा सीमा लगाता है कि जब राज्य या समाज की सुरक्षा संकट में हो तो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। पहली बात तो जब दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर आघात हो रहा हो तो सीमित किया जा सकता है। दूसरी बात कि जब राज्य और समाज की सुरक्षा संकट में हो तो भी सीमित किया जा सकता है। जैसे राज्य पर यदि कोई बाहरी आक्रमण हो रहा हो तो और ज़रूरत हो नागरिकों से सैनिक सेवा की तो वहाँ उनसे सैनिक सेवा ली जा सकती है। तीसरी बात वो कहता है कि जब व्यक्ति के द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग किया जाए जिससे उसके सामाजिक कर्तव्य के पालन में रुकावट आने की संभावना हो, मतलब वो स्वतंत्रता का उपभोग तो कर रहा है पर अपनी ड्यूटी, जो सोशल ड्यूटी उसकी है, उसको नहीं निभा पा रहा है उसकी वजह से, तो अब भी रोक लगाई जा सकती है। जैसे वैसे तो मदिरापान स्व संबंधी कार्य है, पर यदि पुलिस का सिपाही ड्यूटी पर शराब पी करके आ जाता है तो फिर शांति स्थापित करने की बजाय वो शांति भंग करने के कार्य करने लगेगा। मतलब जो उसकी ड्यूटी है कि वो अनुशासन बनाए, शांति बनाए, उसको ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको मदिरा पीने से, ड्यूटी पर मदिरा पीकर आने से रोका जा सकता है। चौथी बात वो कहते हैं कि ऐसे भी व्यक्तिगत कार्य जिस पर वैसे तो रोक नहीं लगाई जा सकती, निजी कार्यों पर, स्व संबंधी कार्यों पर उन कार्यों से यदि व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करना चाहता है, पूर्ण अहित कर रहा है, तो राज्य के द्वारा उसको रोक सकते हैं। जैसे वो आत्महत्या यदि करना चाह रहा है तो एक्चुअली उसको पता नहीं है पर वो अपना पूरी तरह से अहित करना चाह रहा है, तो फिर उसको रोका जा सकता है। तो ये कुछ सीमाएं मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाते हैं, चाहे वो उसके स्व संबंधी कार्य हो, चाहे वो पर संबंधी कार्य हो। हालांकि वो चाहता यही है कि ना लगाई जाए, पर जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आघात करने लगती हैं या उसके सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में बाधा बनने लगती हैं, या जब वो समाज और राज्य की सुरक्षा के लिए संकट बनने लगती हैं, या वो खुद के लिए भी संकट बनने लगती हैं, तो फिर राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या रोक लगा सकता है। मिलके स्वतंत्रता संबंधी विचार हम देख चुके हैं। स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए और समाज के लिए जरूरी है, हम देख रहे हैं। ना सिर्फ व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके चारित्रिक विकास के लिए, बल्कि समाज के भी विकास के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता से ही नए विचार पनपते हैं और उन नए विचारों से ही विकास होता है। स्वतंत्रता के दो पहलुओं की, दो रूपों की मिल ने विशेष रूप से वकालत की। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दी जानी चाहिए और कार्य करने की स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए, और उस पर समाज को नुकसान ना हो, व्यक्ति को खुद को नुकसान ना हो, तो कुछ सीमाएं भी उसने लगाई। मिलके इन विचारों की, स्वतंत्रता संबंधी विचारों की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं।
बार्कर हैं, वो कहते हैं कि मिल खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक था। यहाँ हम बार्कर का स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये एक फेमस सी आलोचना है मिल की। और बार्कर कहते हैं कि मिल खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक या अमूर्त, अमूर्त भी कई बार उसका ट्रांसलेशन या कभी काल्पनिक, मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर लगता है। व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में उसके पास कोई दर्शन नहीं था जिसके आधार पर स्वतंत्रता की धारणा को कोई यथार्थ रूप प्राप्त होता। मतलब ये बार्कर का बार बार कई बार स्टेटमेंट कोट किया जाता है, क्वेश्चंस में भी किया जाता है कई बार, कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त या काल्पनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगंबर था। तो ये बार्कर आलोचना इसलिए करते हैं और वो कहते हैं कि मिल ने स्वतंत्रता की तो बात की, पर वो एकदम कोरी खोखली स्वतंत्रता की बात की, एकदम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना मिल के द्वारा वकालत करने के बाद भी व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता इसलिए प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि उसने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया जिससे व्यक्ति को सच में स्वतंत्रता का उपभोग संभव हो पाए। मतलब यहाँ उसका मतलब था कि कोई ऐसा सकारात्मक प्लान होना चाहिए था कि व्यक्ति जिससे उन स्वतंत्रताओं को उपभोग सच में कर पाए, जैसा बाद में टी.एच. ग्रीन ने किया। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की, मतलब राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए, सकारात्मक कार्य, जिससे व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्रता का उपभोग कर पाए। ऐसा मिल ने नहीं किया था। तो वो केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, मतलब प्रतिबंधों के अभाव की बात करता है। कोई ऐसा प्लान नहीं देता जो पॉजिटिव हो, जिसे राज्य करे, जिससे व्यक्तियों का सच में विकास हो। तो ऐसा वो कुछ नहीं कहता है। तो बार्कर का आरोप है कि मिल खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है जिससे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता, जिसमें व्यक्ति अमूर्त हो जाता है। और वो कहते हैं, और एक आलोचना की जाती है, एक और आलोचना की जाती है कि मिल जिस तरह से हर विचार को प्रतिबंधित ना करने की बात करता है, हर विचार को स्वतंत्रता देने की बात करता है, तो सनकी और झक्की व्यक्तियों को भी वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है कि पता नहीं कब किस में से सुकरात निकल आए और समाज में क्रांति या परिवर्तन कर दे। तो इसकी भी आलोचना की जाती है कि इसको प्रोत्साहन देने के बजाय हतोत्साहित करना आवश्यक है। ऐसे सनकी और झक्की व्यक्तियों को, सबको स्वतंत्रता देना हास्यास्पद है। एक और बड़ी आलोचना, ये तो खैर एक बात थी, एक बड़ी आलोचना कि जिस तरह से मिल कार्य की स्वतंत्रता का दो चीज़ों में विभाजन करते हैं, स्वसंबंधी कार्य और परसंबंधी कार्य। ऐसा सच में भ्रांतिपूर्ण, ऐसा नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के कार्यों में ऐसा भेद संभव नहीं है। जैसे शराब पीना स्वसंबंधी कार्य है और वो कहता है कि वो पर संबंधी रूप तभी धारण करता है जब कोई शराब पीकर व्यक्ति सड़क पर हुड़दंग मचाए। तो वो कहता है कि जब वो शराब पीकर सड़क पर हुड़दंग मचाता है तो रोका जा सकता है, पर एकदम जब वो निजी तरीके से काम करता है, जैसे घर में शराब पीता है, तो नहीं रोका जा सकता। पर ऐसा संभव नहीं है। वो घर पर भी अगर इस तरह से कोई कार्य करता है तो उसके परिवार पर प्रभाव पड़ सकता है, उसके खुद की हानि हो सकती है। तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता। जिस तरह से उसने क्लियर कट भेद कर दिया है स्वसंबंधी और परसंबंधी कार्यों में, ऐसा वास्तव में नहीं होता। हर कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो कम हो, चाहे वो ज़्यादा हो, चाहे वो दिखाई देता हो या वो अप्रत्यक्ष हो, पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका स्पष्ट विभाजन संभव नहीं है। मिल के विचारों में मिल ने बहुमत को बहुत ज़्यादा महत्व, अल्पमत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और ये गलत है। बहुमत अपने आप में इम्पोर्टेंट है, केवल अल्पमत के बजाय सभी व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, तो अल्पमत भी इम्पोर्टेंट है तो बहुमत भी इम्पोर्टेंट है। तो मिल यहाँ इस तरह से शायद पूरी तरह से सही बात नहीं करता। और मिल ये भी है कि स्वतंत्रता को केवल ऐसे लोगों के लिए ही उपयुक्त मानता है जो बौद्धिक रूप से विकसित हैं। तो एक तरह से पिछड़े और अविकसित देशों के नागरिकों के लिए तो फिर स्वतंत्रता मिल ही नहीं पाएगी। तो एक्चुअली पूरी तरह से मिल के विचार
पूरी तरह से उचित नहीं कहे जा सकते, उसमें बहुत सारे बिंदु आलोचना के लिए मिल जाते हैं और हुए भी। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर चारों तरफ से प्रहार हुए। ये आरोप लगा ही था कि वो व्यक्ति को सच में कोई अधिकार नहीं देता, पर कुछ आरोप ये भी लगे कि वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देता है। बारकर उसे खोखली स्वतंत्रता के पैगंबर कहते हैं, तो कुछ मैक्सी और लिंडसे वगैरह उसको निरंकुश स्वतंत्रता के प्रतिपादक कहते हैं। तो उसकी हर तरह से मिल के विचारों की आलोचना की हुई चारों तरफ से, पर फिर भी मिल को एक स्वतंत्रता के पैगंबर के रूप में, स्वतंत्रता के प्रखर प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। ये मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार हम देख चुके हैं। अब आगे हम मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों को देखेंगे। धन्यवाद।